Okay, so hello everyone. Welcome Ujjwal to the seminar. So Ujjwal is here with us. Ujjwal, very good evening. Welcome to the seminar. And how's your day going? It is going good, ma'am, and thank you for the invitation to Cypher Schools and you as well. So Mm-hmm. I am lucky to have this Mm-hmm. opportunity so that I can share my Mm-hmm. experience with the students. तो लाइक आज संडे था और हमने आपको डिस्टर्ब किया होगा, राइट? नहीं नहीं, हम आज का ही दिन फ्री होता है हमारे पास। ओके ओके नाइस यार। सो अगर हम आपकी स्कूल लाइफ के बारे में बात करें स्टार्टिंग से, सो जी। आप कैसे स्टूडेंट थे स्कूल में? मैम, मैं डिसेंट स्टूडेंट था, मतलब मैं बहुत ही शांत और शाय बच्चा था। मैं ज़्यादा बात किसी से करता नहीं था और मैं आई वाज एबल टू स्कोर 90 95 मार्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, बट ओके, अच्छा 90 I was never a rank 90% holder, but होल्डर। I am able to ओके, secure above 90 percentage. So that is ग्रेट my यार। thing. And regarding ओके, my favorite subjects, like I used to like physics and mathematics in my school. So वहीं से start हुआ था journey. सो लाइक दे आर आल्सो एवरेज स्टूडेंट्स, लाइक कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं स्कूल में, राइट? सो जी मैम। आपका ओपिनियन क्या है कि एवरेज स्टूडेंट होना सही है या लाइक 90 प्लस स्कोर करना इज इम्पोर्टेंट अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो? मैम, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे जो आपका अगर 90 95 स्कोर भी कर रहे हैं तो आपका वो नॉलेज नहीं दिखाता है, वो सिर्फ ये दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़े से सिंसियर हैं। बट उससे आपका नॉलेज जज नहीं हो सकता है। तो मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूँ जो स्कूल में 70-75 स्कोर करके आईआईटीज में गए हैं। तो हर तरह के बच्चे होते ग्रेट। हैं। हम्म तो हम्म। ओके। ऐसा स्कोर उतना मैटर नहीं करता है। बस आप ये है कि आप जो भी काम करें तो बस वो इंटरेस्ट से करें। सो ठीक है, समझ गई मैं आपने जैसे बताया। सो इसमें ऐसा है कि जैसे आप 90 प्लस स्कोर स्कोर करते थे, राइट? सो लाइक कई कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट नहीं लेते हम्म। अगर वो 90 प्लस ला रहे हैं, ठीक है? सो ऐसा कुछ आपका था कि आप करिकुलम मतलब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट ही नहीं लेते थे कि मैं स्कूल में रहूंगा और मैं सिर्फ पढ़ूंगा किताब में बिल्कुल घुस के, एंड आई विल नॉट बी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। सो ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था मैम। मैं सारी चीज़ें करता था, मतलब जितना एक्स्ट्रा करिकुलर स्कूल में अवेलेबल था वो सब भी मैंने किया है। मतलब मैं हम्म। पार्टिसिपेट करता रहता था और हाँ, मतलब पढ़ाई पर भी फोकस करता था, दोनों बैलेंस बना के रखता था। क्विज़ कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, वो देते रहना चाहिए, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाता। समझ गई, समझ गई। सो ऐसा है कि मतलब मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी, सो मैं ज़्यादा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। आई वाज़ आल्सो 90 प्लस होल्डर, बट आई एम लाइक कि नो, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनीथिंग। लाइक 1-2 चीज़ों में मैंने 9th 10th या 8th 10th में कर लिया था पार्टिसिपेट, तो घर वालों की तरफ से थोड़ा आया था कि क्यों पार्टिसिपेट कर रही हो, या मतलब होता है ना कि मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, जो मर्ज़ी करो, मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसा था थोड़ा-सा। सो आपकी साइड भी कुछ ऐसा था कि आपको घर वालों से कुछ डाँट-वाँट नहीं, पड़ी हो बीच-बीच में कहीं पे? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। घर वालों ने मतलब ऐसा मार्क्स का भी एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर नहीं लगाया था कि इतने ही मार्क्स आने चाहिए। उनका ये था कि मतलब जैसे पढ़ना है तुमको पढ़ो हुँ, हुँ। और जितना अच्छा हो सके उतना करो। तो वही है, लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहिए। हाँ, मैं भी बहुत हुँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट नहीं लेता था, बट हाँ, अगर कोई चांस मिलता था तो जाता था उसके लिए। ग्रेट, ग्रेट। मतलब आप दोनों साइड थे, बैलेंस हाँ, बना दोनों के साइड। चल रहे थे थोड़ा-सा, जी राइट? मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। ओके, सो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको बहुत पसंद थे स्कूल लाइफ में? स्कूल लाइफ में फिज़िक्स और लाइक 8th तक तो सारे सब्जेक्ट्स कॉमन ही होते हैं, तो 8th तक तो आपको पता ही नहीं हाँ, होता है। ठीक है, तब सब तो पसंद फिर आता है। सब पसंद आता है और आपको सब पढ़ना होता है, हाँ, सब में मार्क्स लाने हैं। तो 8th तक तो ऐसा कुछ नहीं यस, था। यस। फिर 9th एंड 10th में धीरे-धीरे फिज़िक्स और मैथ्स का स्टार्ट हुआ। बट अब प्रॉब्लम क्या थी कि मैं 9th और 10th के बाद मैं श्योर हो गया था कि मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना है, बेसिकली इंजीनियरिंग में जाना है। बट मेरे घर में जैसे कोई भी इस बैकग्राउंड से नहीं है, मेरे पूरे फैमिली बिज़नेस वाली है, तो किसी को ओके, इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ओके, फिर सो यू मुझको भी आर द फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम योर हाउस, राइट? फर्स्ट साइंटिस्ट एज़ वेल एज़ फर्स्ट इंजीनियर आल्सो, लाइक माय होल ओके, फैमिली इज़ इन ओके। बिज़नेस थिंग ना। Wow, So yeah, wow. So, what the very first time I'm also interacting with the scientists. So, this is a big thing for me also. it's not like that, ma'am. We are also normal people. नहीं, आई नो दैट, बट फिर भी लाइक वो होता है ना कि साइंटिस्ट करते क्या होंगे, है ना? तो वैसा हाँ। कुछ हर किसी के माइंड में होता है। सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ बिग थिंग।
जी, एंड मैं भी मतलब यस स्पेस यस। सेक्टर तो हमेशा fascinating रहा ही है। तो मैं भी जब छोटा था तो मैं हम्म सोचता था कि यार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का चांस मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम्म हम्म तो वो तो था। हम्म हाँ, वो फिज़िक्स और मैथ्स का मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर मतलब ऐसा था कि मेरे घर में कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा गाइडेंस का प्रॉब्लम था, बट फिर ओके सीनियर्स का हेल्प लेके आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मींस यू यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस राइट। यस मैम। ओके ओके, सो आपका साइंस में इंटरेस्ट था, फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट था। सो मतलब जी। आपने स्कूल में ही सोच लिया था कि मुझे ऐसी बिग ऑर्गेनाइजेशन में ही जाना है, या पहले आपका ये था कि इंजीनियरिंग ही करूंगा सबके साथ, लाइक लेट्स गो विद द फ्लो, या आपको कुछ गाइडेंस थी पहले से ही जब सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं 11 ट्वेल्थ में, राइट? तो जी। मतलब ऐसा होता है कई बार किसी के पास गाइडेंस नहीं होती तो वो भीड़ के साथ जाते हैं कि चलो देखी जाएगी, ले लेते हैं, राइट? कोई सब्जेक्ट। तो आपका कैसा था वो चीज? मैम जैसे मैंने बताया गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरे पास। और जैसे कि मुझे फेवरेट सब्जेक्ट्स फिजिक्स और मैथ्स थे मेरे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन कुछ और बचा नहीं था, तो मैंने यही सोचा कि अभी के लिए इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना कि अगर कुछ ना समझ आए तो इंजीनियरिंग कर दो। तो मेरा भी ऐसा ही था कि इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, आईआईटीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम्म। ठीक है ठीक है। सो उसके अलावा लाइक आपकी स्कूल लाइफ में, लाइक दिस इज योर फेज वन राइट? सो हुँ। आपकी स्कूल लाइफ में कोई ऐसे टीचर थे या जिसने काफी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाला हो, जिन्होंने? यस मैम, आई वांट टू कोट विशाल गुप्ता, मिस्टर विशाल गुप्ता सर, ही इज़ माय फिजिक्स टीचर। हम्म एंड जो उनका हम्म पढ़ाने का स्टाइल था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब वो एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मुझको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। तो आई यूज्ड टू डेडिकेट दैट। ओके ओके ओके। सो लाइक जैसे आपने अपना जेई का प्रिपरेशन किया था, आपने एग्जाम दिया राइट? सो यस मैम। उसमें जब आप सिलेक्ट हो गए तो आपने ईसी क्यों चुना? मैंने आपकी हिस्ट्री देखा था एंड यू हैव सिलेक्टेड ईसी। तो लाइक आप हाँ। बीटेक ही कर रहे थे, जी सो मैम। व्हाई ईसी? सीएससी से भी तो कर सकते थे, है ना? जी मैम, एक्चुअली ऑप्शन था सीएसई का, और मैंने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस ही लिया था। बट मुझको ओके। उतना मज़ा नहीं आ रहा था कोडिंग में, तो मुझको टेक्निकल अच्छा। एरिया में जाना था। तो मैंने फिर सेकंड ईयर में, बेसिकली लोग इसको हम्म। डाउनग्रेड कहते हैं, तो मैंने ब्रांच को डाउनग्रेड किया था। ऐसा लोग कहते हैं बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। तो मैंने ब्रांच चेंज किया था सेकंड ईयर में। मैं ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया था क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा मैटर नहीं हम्म करता है। तो मैं सेकंड ईयर में हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसका भी रीज़न यही था कि मुझे फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझको ये लग रहा था कि ओके कंप्यूटर साइंस में मैं अपना वो पिछला वाला नॉलेज यूज़ नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो दैट्स इस वजह व्हाई से मैंने आपने चेंज स्विच किया। कर लिया था उधर। जी मैम। ठीक है। सो लाइक आपका जो लाइक फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ ईयर जैसा भी रहा था, सो मतलब आपने क्या क्या सीखा? लाइक फर्स्ट ईयर में जैसे आप एडमिशन, तो आप मतलब कैसे स्टूडेंट थे स्कूल, मतलब कॉलेज में अपने, कि कॉलेज मतलब में। स्टार्टिंग में आपने पूरा एंजॉय किया है, या डे वन से यू आर सीरियस कि मैं इसरो ही जाऊंगा, मुझे कहीं और नहीं जाना है, ऐसा कुछ था? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। और हम्म। फर्स्ट ईयर में एक्चुअली मैं स्कूल में बहुत शाई स्टूडेंट था। तो एक तो मैंने ये डिसाइड कर ओके। लिया था कि स्कूल में एक्चुअली होता क्या है कि आपकी एक बार जो इमेज बन जाए तो वो लास्ट तक रहती है। तो हाँ 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 हाँ, उसको आप चेंज नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। तो फिर मैंने हम्म कॉलेज में आके डिसाइड किया था कि नहीं, अब पूरा वो शाय वाला नहीं रहना है, थोड़ा मस्ती भी करना है, लोगों से भी हम्म। मिलना है। तो हाँ फर्स्ट हाँ ईयर हाँ। तो अपने आप को मैंने मतलब अपने डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और उन चीज़ों पे काम किया। पढ़ाई पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था फर्स्ट ईयर पे। बट हाँ, ये था कि पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। मतलब फर्स्ट ईयर में चलता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मैं सारे फेस्ट लगाता था, सब जितना भी कॉलेज में अवेलेबल चीज़ें थी सब किया मैंने। बट फिर उसके बाद मैंने अच्छा। सेकंड मतलब ये डिसाइड कर रखा था क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर के बाद ही सोच लिया था कि मुझे ब्रांच चेंज करना है। और फिर ब्रांच चेंज करने के बाद ही ये डिसाइड हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो मतलब इसी में रहना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी नहीं आई है तो मैं फिर कोडिंग में चला जाऊँ। तो ये था कि अब इसी में रहना है, कोर फील्ड में ही रहना है और ओके टेक्निकल जॉब ही लेनी है। हाँ, वो स्टार्टिंग से ओके। था कि मेरे अंदर मतलब वो स्कूल टाइम से ही था कि अगर मुझे कंट्री के लिए कुछ भी करने का मौका मिले तो मैं डेफ़िनेटली उसके लिए जाऊँगा। और मतलब ऐसा था कि मैं अपनी टेक्निकल नॉलेज भी यूज़ कर पाऊँगा उससे, और कंट्री को भी सर्व कर पाऊँगा। तो वो तो था। नाइस यार। तो हम्म। इसलिए मैंने सेकंड ईयर में अपना गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, ये प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया था, तो जैसे आपने बोला मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो गेट से आप पर्टिकुलरली क्या टारगेट कर रहे थे? लाइक स्टार्टिंग से ही आपका माइंडसेट था कि मतलब लाइक बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ही जाना है, राइट? क्योंकि जी। गेट इसलिए ही मैक्सिममली दिया जाता है ना? तो आप हाँ। थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं?
एक्चुअली जो दो एग्जाम्स होते हैं, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके दो मोटिव्स होते हैं। एक तो आपको वही पीएसयूज और आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो मिल जाती हैं, और उससे एक और फायदा होता है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम्म आपको सारी कंपनीज में हेल्प मिलता है उससे। और अगर आपने हम्म ये दो एग्जाम्स प्रिपेयर कर लिए तो आप बाकी सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। तो मैं हम्म इसीलिए गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि मुझको मतलब दोनों एडवांटेज हो जाएंगे, कि फ्यूचर में अगर ओके। गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसमें भी बेनिफिट होगा और प्राइवेट में भी बेनिफिट हो जाएगा। सो लाइक यू सेड आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था, राइट? सो आप यस मैम। मैनेज कैसे करते थे? क्योंकि देखो एकेडमिक्स भी होते हैं एंड नाउ डी जी स्टूडेंट्स मैम। हैव वेरी स्ट्रिक्ट करिकुलम एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल, राइट? जैसे 9 से 1 बजे तक या 5 बजे तक उनकी वैसे क्लासेस हैं, उसके बाद उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं एंड दे हैव अदर क्वेश्चंस टू डू आल्सो। तो आपने कैसे मैनेज किया कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं गेट का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और सबको साथ लेके चल रहा हूँ? तो आपने कैसे किया ये? हाँ, उसमें मैंने एक तो ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं लिया, मैंने हमेशा ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह नोट्स लेता था। जैसे जो अच्छे अच्छे गेट अकेडमीज वगैरह हैं उनके मैं नोट्स लेता था, टेस्ट सीरीज लेता था। तो उससे क्या होता था कि सपोज कीजिए सेकेंड ईयर में मेरे 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उन 3 सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेता था। उससे एकेडमिक्स भी उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता था और गेट का भी प्रिपरेशन साथ साथ हो जाता था। तो दोनों पैरेलल ही हो जाता था, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उसमें मैनेज हो जाता था। और कॉलेज में लोग ओके। कहते हैं कि कम टाइम है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हम अपना 1 आवर भी स्टडी को दें, 1.5 आवर, तो हो जाएगा सेकेंड ईयर से ही। मतलब कॉलेज बिल्कुल में हमारे बिल्कुल पास इतना बिल्कुल। टाइम रहता है। मतलब मैं जॉब करने के बाद ये फील करता हूँ कि कॉलेज में टाइम होता है बच्चों के पास, बट हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। फिर हम बाद में हाँ, सोचते मतलब हैं भी कि हमने वेस्ट कर दिया। एंड ये स्टूडेंट्स गोल्डन कीप टाइम ऑन होता है। कंप्लेनिंग। हाँ, हम यस कंप्लेन यस, करते रहते आपने हैं कि हमारे बिल्कुल पास सही बोला। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बट हम्म। वो एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है, अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तो आपका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। मीन्स हमसे हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम कॉलेज कॉलेज में ही टाइम में होता है होता है, स्कूल के बाद सबसे हमारे ज्यादा पास सबसे टाइम। ज्यादा टाइम कॉलेज है। सबसे ओके ज्यादा ओके। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग के लिए टाइम जो है वो कॉलेज में है, क्योंकि जॉब के बाद आप एक फील्ड में जा चुके हैं, उसके अलावा आप बाकी चीजें नहीं सीख पाएंगे। बट ट्रू। कॉलेज में आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। सो मैं आपसे इसी चीज के बारे में पूछने वाली थी, लाइक स्टूडेंट से कि यार मतलब इतना सब कुछ है, क्या क्या करें, है ना? मतलब एकेडमिक्स पे फोकस करूं, अपना इंटरेस्ट देखूं, क्वेश्चंस करूं, क्या क्या करूं, राइट? सो आप मैनेज कैसे करते थे अपना शेड्यूल? जैसे आपने कहा मैंने मतलब क्लासेस ली थी, ऑनलाइन क्लासेस ली थी, राइट? जी सो मैम। यू हैव लाइक पर्टिकुलर टू डू फॉर अ डे या समथिंग एल्स? लाइक वो जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी मैम। सो वो आपने कैसे मेंटेन किया? मतलब फर्स्ट लाइक यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। जी आपका मैम। डे कैसे शेड्यूल्ड रहता था एंड आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखी? ठीक है मैम। सो शेड्यूल का तो ये था कि मतलब ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना रहे हैं ना तो उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। वो उतना ही ज्यादा मुश्किल हुँ, होता है। बट हाँ, मैं कोशिश ये करता था कि जैसे एक दिन में मुझको 1 या 2 घंटा, मतलब जब भी मैं फ्री हूँ, वो एटलीस्ट मैं उस सब्जेक्ट को कवर करूँ। सपोज कीजिए आज मैं एक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, जो कि सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो जो नेटवर्क थ्योरी है, सपोज कीजिए आज हमको किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा है, तो मेरा ये रहता था कि उसका ऑनलाइन लेक्चर भी लगा लूँ और जितने रिलेटेड उससे 10-15 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो उसी दिन सॉल्व कर दूँ। तो उससे क्या होता था कि आपका एकेडमिक्स भी स्ट्रांग हो रहा है, आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, बिकॉज आज ही आप पढ़ के आए हैं। तो हुँ, 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 मैनेज हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि बस आपको 1 घंटा ही देना है एक दिन का, उससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं है। 1 या 2 घंटा हुँ, 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 सफिशिएंट रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, ओके, मीन्स आपकी स्ट्रैटेजीज़ थी इन चीज़ों को लेके, राइट? एक्चुअली अ, मैंने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। आपके पास अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने सेकंड ईयर से हुँ, स्टार्ट किया था, अगर मैं यही चीज थर्ड हुँ, ईयर से स्टार्ट करता तो मुझको थोड़ा सा और टाइम बैठना पड़ता। तो हुँ, 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 हुँ। एक वो फायदा हो समझ जाता। गई, समझ। हम्म। ओके, ओके। सो लाइक आपने गेट का प्रिपरेशन कब तक किया था? मैम, गेट का जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं वो सब्जेक्ट्स कवर करता था बेसिकली, जो कि उस हुँ, हुँ, सेमेस्टर में पढ़ाए जाते थे। तो थर्ड, बेसिकली सेकंड हुँ, और हुँ। थर्ड ईयर में मैंने गेट का प्रिपरेशन पूरा कर लिया था। तो कि मोस्टली ओके। गेट के जैसे 9 सब्जेक्ट्स हैं, 8 आउट ऑफ 9 जो है वो इन 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने इन्हीं ओके। 2 सालों में सब कुछ पूरा कर लिया था। वाओ यार! सो गेट का प्रिपरेशन जैसे आपने किया है, सो आपको प्लेसमेंट में भी बैठना था, राइट? प्लेसमेंट्स में भी यू आल्सो प्लेसमेंट्स आर में मैम बैठना था, बट मतलब हम थोड़े से अनलकी थे उस केस में कि हमारे टाइम पे सिर्फ एक ही कंपनी आई थी जो कि फुल टाइम दे रही थी। बाकी मतलब सब कोडिंग की कंपनी आ रही थी, कोर में सिर्फ एक कंपनी आई थी ओके। और उसने भी सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट किया था।
तो उस ओके। टाइम थोड़ा सा मतलब ये था कि हम्म। डिमोटिवेट हो गए थे कि यार ये कैसा डिसीजन ले लिया है। और जब आप फाइनल ईयर में ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी नहीं आई, क्योंकि आपको कॉलेज से निकलने के बाद कुछ करना है, आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। हम्म। और आप ट्रू किसी को ट्रू। ये जस्टिफाई करेंगे कि कंपनी नहीं आई, तो वो यही कहेगा फिर किसने कहा था कोड लेने को। तो ये तो वेरी क्योंकि वेरी हर ट्रू। साल होता है कि कोर में कभी आती है कभी नहीं आती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ओके। बट हाँ, मेरा हम्म। प्लान भी ऑलरेडी सेट था कि अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो गेट के थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पीएसयूज लेंगे। ठीक है ठीक है। सो आपने कहा कि आई नहीं थी कंपनीज उस टाइम, जी। राइट? सो इसरो कैसे हुआ? लाइक आपने रीच आउट कैसे किया, या आप मतलब आपके कैंपस में आई थी, या आप ऑफ ऑफ कैंपस जाके अप्लाई कर रहे थे जी। इसरो के लिए? तो मैम इसरो एक्चुअली लास्ट में ऑफ कैंप हमारे कैंपस में आई थी। तो वो फर्स्ट टाइम था जब इसरो पहली बार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई है। नहीं तो हमेशा इसरो हमेशा आईआईटीज में जाता था। और ओके। हम लोग थोड़ा सा उस मामले में लकी थे कि हम लोग लास्ट में वो आ गई। मतलब हम भी अनएक्सपेक्टेड था कि कैसे आ सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में से उसने सिर्फ थापर यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट किया था फॉर द ओके। रिक्रूटमेंट्स। एंड आई थिंक रीज़न ये हो सकता है कि थापर बहुत पुराना कॉलेज है, वेल रेप्यूटेड कॉलेज है, तो इस वजह से उन्होंने चूज कर लिया था उसको। तो मैं 2019 नवंबर में इसरो का एक हफ्ता पहले, मतलब इसरो जैसे 29 नवंबर को आई थी, तो 22 नवंबर को उनका वो डिक्लेयर हुआ था कि आ रही है। तो एक ही हफ्ता मिला था। ओके ओके। सो जैसे आपने कहा कि आपके पास 1 वीक था, राइट? सो आपने प्रेपरेशन कैसे की अपना? लाइक एक हफ्ते में आपने क्या सोचा कि कैसे मतलब मैं वो करूंगा? मैम ऑलरेडी प्रिपरेशन तो हुआ हुआ था, एंड प्रिपरेशन के हम्म टाइम पर मैंने नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना रखे थे। तो एक हम्म हफ्ते में उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है कि मैंने फिर सारे शॉर्ट नोट्स हम्म रिवाइज करने स्टार्ट किए। और मैं हम्म उस एक हफ्ते में शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर पाया था, बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया था। जैसे फ्रेंड्स लोग तो आपको बहुत सारे सजेशन देते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, स्पेस से रिलेटेड ट्रू। हॉलीवुड मूवीज देख लो, और चंद्रयान के बारे में पढ़ के जाना, मंगलयान के बारे में पढ़ के जाना। हम्म। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ ये सब नहीं पढ़ पाया था। मैं सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज कर पाया था, क्योंकि ओके एक ओके। हफ्ते में उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, क्योंकि आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, आपको 9 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ओके। सो आपने जैसे आपकी जो प्रिपरेशन थी उसमें आपने सिर्फ लाइक फंडामेंटल्स ही रिवाइज किए थे अपने, मतलब फंडामेंटल्स ही ब्रशअप किए थे लास्ट हाँ। टाइम पे? यस मैम। फंडामेंटल्स ही ओके। मतलब रिवाइज किए थे और कुछ नहीं किया था ज़्यादा। मतलब जो जो आपने गेट के गेट प्रिपरेशन के के लिए, थ्रू पढ़ा गेट था सारा का प्रिपरेशन के सारा? लिए जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, वो सब हाँ हाँ रिवाइज हाँ। किए थे। तैयारी तो थी कंसेप्ट्स पे, तो बस वही रिवाइज किया था। एंड सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं, तो आपको इतना हाँ प्रॉब्लम मैम। नहीं हुआ था? एक्चुअली सब्जेक्ट्स थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं इसरो में। गेट में ओके। जैसे 9 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उस 9 के अलावा जैसे इसरो में सैटेलाइट्स का बहुत काम है, तो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब्जेक्ट रहता ही रहता है। फिर अगर आपको थोड़ा सा VHDL कोडिंग वगैरह आता है, तो उसका एक अपर एज आपको मिल जाता है। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एंटीनास, तो ये 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा रहते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जैसे मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बेसिक बेसिक पढ़ के चले जाना, बट उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है मैम, कि मैं एक नया ट्रू। सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं उस टाइम पे। तो मेरा ये था कि यार जो होगा इन 9 सब्जेक्ट से ही संभाल लेंगे। मतलब जो पढ़ा हुआ है वो ना भूल जाए कहीं, तो हाँ। आपने पहले वही संभाला है ना? जी मैम। ठीक है ठीक है, समझ गई। सो आपने कहा कि जैसे मतलब इसरो इसरो में आपने इंटरव्यू दिया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कुछ लाइक नर्वसनेस थी, डरे थे कुछ आप? जी मैम, बहुत नर्वस तो बहुत था मैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोई भी बच्चा प्लेस नहीं था कोर फील्ड में। और यस उन्होंने यस। सिर्फ 25 लोग पूरे यूनिवर्सिटी में से शॉर्टलिस्ट किए थे इंटरव्यू के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से। हम्म तो डरा हुआ तो मैं था, और इसरो का इंटरव्यू हम्म होता भी डिफिकल्ट है थोड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हम्म इजी होता है, तो डिफिकल्ट रहता है इसरो का इंटरव्यू, तो मैं भी डरा हुआ था। तो जब जैसे मेरे से ऊपर बहुत लोग थे, जैसे मैं बताऊं ओके। टॉप 25 सेलेक्ट हुए थे, तो मेरे से ऊपर 13-14 लोग थे जो कि पहले मेरे से गए थे। तो जब वो लोग बाहर आ रहे थे, तो सब यही कहते इंटरव्यू अच्छा हुआ। तो मैं यही सोच रहा था मन में कि अब तक तो उनको एक दो 2-3 लोग उठाने हैं, अभी तक तो इन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। फिर जैसे ही मैं अंदर गया, तो उनका इंटरव्यू का प्रोसेस ये होता है कि 25 मिनट्स का वो लोग स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं। आप जैसे ओके। अंदर जाते हैं, तो वो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, और वो 25 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट कर देते हैं।
उसमें से वो 2 मिनट बाद टाइमर रोक के फिर से स्टार्ट करते हैं। वो 2 मिनट होते हैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो ओके। आपको अपने इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, और फिर आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स और आपको जो कॉलेज के मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो हाईलाइट करने होते हैं। तो मैंने अपने कॉलेज के मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह हाईलाइट किए, फिर 2 मिनट के बाद उन्होंने स्टार्ट किया क्वेश्चन पूछना उन्हीं प्रोजेक्ट से। तो वहां से स्टार्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया। अब इसमें मतलब दो नई चीज़ जो मुझे इंटरव्यू में फील हुआ। एक तो ये था कि नॉर्मल जो बाकी कंपनी के इंटरव्यूज थे वो पेन और पेपर पे होते थे। अब यहाँ पे इन लोगों ने वाइट बोर्ड और मार्कर था, और उस पे आपको पूरा समझाना था स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप कोई भी स्टेप मिस ओके। नहीं कर सकते हैं। और मुझको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरी मतलब ऐसा होता है ना, पेन पेपर पे आपकी जो हैंड राइटिंग है उससे गंदी ही आती है वाइट बोर्ड पे। तो मैं यही सोच रहा था राइट, कि उस राइट। टाइम मतलब थोड़ा सा हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन मतलब वो डर धीरे रहे धीरे थे, नर्वस थे। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में डरा, बट फिर वो सही हो गया था। और दूसरा चीज़ जो मुझे ये लगा कि मतलब एज कम्पेयर टू अदर इंटरव्यूज, ये लोग आपको बहुत सपोर्टिव होते हैं। जैसे अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप अगर किसी स्टेप पे थोड़ा सा फंस भी जाएं तो ये लोग आपको हेल्प करते हैं। बाकी ये लोग बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे सब लोग। जैसे मेरे पैनल में जनरली 3 लोग थे, तो जो तीनों लोग थे वो अलग अलग इसरो सेंटर्स से आए हुए थे। ओके। और मतलब वो तीनों लोग बारी बारी से क्वेश्चंस पूछ रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, और उन्होंने 25 मिनट्स में सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे। 25 मिनट्स में सारे सब्जेक्ट कवर किए। सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए थे। वाओ यार। सो आपने कहा आपके साथ 25 अदर स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए थे, राइट? सो फॉर द क्राइटेरिया। इंटरव्यू दे आर हाँ, सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू के लिए। सो वो जो सिलेक्ट हुए थे वो किस बेसिस पे हुए थे? सीजीपीए के बेसिस पे? हाँ मैम, इसरो का वैसे सीजीपीए जो कट मतलब वो हर कॉलेज के लिए रहता है कि आपका या तो 65% होना चाहिए या 6.84 सीजीपीए कट लगाते हैं। बट ओके। जैसे हमारे कॉलेज में उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि टॉप 25 लेने हैं, तो हमारा जो टॉप 25 था वो 7.9 पे ही खत्म हो गया था। तो 7.9 हमारा कट लग गया था। तो उसके ठीक बाद है। जो उससे ऊपर टॉप 25 थे वो सिलेक्ट हो गए थे। एंड आपकी क्या थी, मतलब सीजीपीए अगर हम पूछ सकते हैं तो? उस टाइम पर मैम मेरी थी 8.54। 8.54। नाइस यार। सो इट मींस लाइक हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीजीपीए इंपॉर्टेंट होती है कहीं ना कहीं, राइट? हाँ मैम, जैसे सीजीपीए इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपका मैं बता रहा हूँ कि ये सिंसियरिटी दिखाती है। जैसे कि हम सबको पता था जो हमारा टॉपर है उसकी सीजीपीए 9.9 है, तो उसको एक एडवांटेज मिलेगा, और उसको मिला भी, और वो भी इसरो में सेलेक्ट हुआ। तो वो आपका एक नाइस। डिसिप्लिन दिखाती है कि आपने चारों साल ओके। अपने आप को कांस्टेंट सीजीपीए मेंटेन रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। हम्म। कि आपने चारों साल हम्म। अपना 9.9 9.8 मेंटेन रखा है, तो वो हम्म। आपकी सिंसेरिटी दिखाती है। बट ये आपका नॉलेज नहीं दिखाता है, क्योंकि सीजीपीए बहुत लोग हम्म। ऐसे भी ले आते हैं। तो ये एक हम्म। नॉलेज वाला फैक्टर नहीं है। बट हाँ, मैं यही कहूंगा कि एक आपका डिसेंट सीजीपीए होना चाहिए। मतलब आप हम्म। हर चीज करिए, मस्ती भी करिए, बट एक सीजीपीए मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं हो कि आपको कंपनी के कट लग जाएं और आप कंपनी में बैठ ही ना पाए। वो फिर बहुत गंदा लगता हम्म। है कि आपने फिर 4 साल अपने वेस्ट कर दिए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हम्म। सो मीन्स एक बैलेंस बना के रखें अपनी कॉलेज जी। लाइफ में, आपके एकेडमिक्स वगैरह में, स्टडीज जी में। मैम। एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जी आपने मैम। बताया, राइट? सो आपको जैसे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको कहीं सेल्फ डाउट आया? मतलब होता है ना कि कई बार सेल्फ डाउट आता है सबको देख के कि भाई ये सारे मतलब सब सीएससी में है, कंप्यूटर साइंस में है, जॉब ले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या मतलब मैं नहीं कर पाया, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कहीं ना कहीं। यस मैम, वो बहुत था? बार आता है। ये वो तो बहुत बार आता है सेल्फ डाउट। यस, कि यस। जैसे मैं 4th ईयर में था और मेरे सारे दोस्त प्लेस हो चुके थे। मतलब मोस्टली जो ओके। कंप्यूटर साइंस के थे वो तो सभी लोग प्लेस हो गए थे। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और जो बाकी कोर ब्रांचेज हैं उनके लोग प्लेस नहीं हो रहे थे। बट जैसे कि कोडिंग वालों को हम देखते थे कि रोज कोई ना कोई दोस्त प्लेस हो रहा है, तो थोड़ा डिमोटिवेशन आता था। बट ये था हम्म। कि प्लान भी रेडी है कि अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो हम बाहर देखेंगे। लेकिन हाँ, वो हम्म। डिमोटिवेशन और सेल्फ डाउट आता है। डिसीजन भी कभी कभी गलत लगता है कि क्यों आए यहाँ हम्म। पे, वहीं निकल जाते। बट हम्म। वही है कि शायद जो होता है फिर वो बाद में अच्छा ही हो जाता है। जी, जी, जी। सो जैसे लाइक अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी मतलब दे आर सीइंग आवर सेशन, राइट? तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ-कुछ, नॉट एवरीबॉडी, बट कुछ ऐसे होते हैं कि लाइक बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर नाम ले लिया जाए, लाइक इसरो हो गया, टेस्ला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लाइक कि नहीं नहीं नहीं, वी मतलब पता नहीं है, कुछ
अजूबा ही है ये, है ना? सो और कुछ ऐसे होते हैं कि दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, दे यस मैम। आर विलिंग टू जॉइन, राइट? सो अगर मान लो, हाँ, कोई बच्चा है लाइक सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का, एंड दे वांट टू डू इंटर्नशिप यस मैम। एट इसरो, सो ये पॉसिबल है? लाइक इंटर्नशिप्स लगती हैं वहां पर स्टूडेंट्स की? मैम इंटर्नशिप्स नहीं लग सकता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स एक्चुअली जैसे मैं हूँ तो मैं जो मेरा ब्लड रिलेशन है उसी को रेफर कर सकता हूँ। जैसे जो ओके। मेरा छोटा भाई है तो उसी को रेफर कर हाँ सकता हाँ हूँ, हाँ। वो थोड़ा मुश्किल रहता है। बट हाँ, इनका हम्म। एक अप्रेंटिस वाला पार्ट होता है, और वो 1 साल का होता है। उसका डिसएडवांटेज यही है कि आप उस टाइम अपना कॉलेज नहीं लगा सकते हैं, और आपको 1 साल इसरो में रहना है। तो आप ओके पैरेलल नहीं कर सकते हैं, जैसे समर ओके। इंटर्नशिप काइंड कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपके सोर्सेज हैं इसरो में, जैसे आपका कोई रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, तो इट्स पॉसिबल, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। ओके, सो यू सेड अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि हम अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? अप्लाई नहीं कर सकते मैम, ऐसा कोई इसरो अच्छा। में इंटर्नशिप्स के लिए वो नहीं है। बाकी हम्म। कभी कभी खुल जाता है, बट बहुत कम होता है। मतलब ट्रेनिंग कब? प्रोग्राम्स बहुत कम वगैरह खुल होता जाते हैं, बट इंटर्नशिप्स के लिए नहीं है। है। ओके ओके। सो जैसे आपने कहा लाइक आप ईसी स्टूडेंट थे, राइट? सो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन कौन सी ब्रांच है? जैसे आपकी डोमेन ईसी थी, कईयों की सीएससी होती है, किसी की मैकेनिकल होती है। सो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? मान लो उन्होंने गेट नहीं दिया हुआ, उन्होंने गेट जी एग्जाम मैम। नहीं दिया हुआ, तो वो भी क्या लाइक इसरो में जा सकते हैं ऐसे? जी मैम, इसरो में जाने के एक्चुअली टोटल 4 वेज हैं। अगर मैं आपको चारों तरीके के बारे में बताऊं, तो जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए इसरो एक रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करता है, आईसीआरबी। तो उसके लिए पांचों ब्रांचेज अवेलेबल होती हैं, मेजरली 3 होती हैं, जिनमें 3 में वैकेंसीज निकलती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक होती है मैकेनिकल, और एक होती है कंप्यूटर साइंस। तो ये 3 मेजर ब्रांचेज हैं। उसके अलावा थोड़ा सा जो मैनेजरियल साइड में आता है, उनका काम कम रहता है, उनकी वैकेंसीज भी कम आती हैं, वो है इलेक्ट्रिकल और सिविल। उनकी वैकेंसीज कम आती हैं। मेन काम यहाँ पे इन 3 ब्रांचेस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। एंड इन तीनों ही ब्रांचेस का जो एग्ज़ाम होता है वो एक साथ होता है। और एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि आपको 2 आवर्स में 95 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। जिसमें से 2 पार्ट्स होंगे। जैसे सेक्शन ए होगा, टेक्निकल होगा, पूरा टेक्निकल, सारे जो भी आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं उसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। +1 पॉजिटिव मार्किंग रहेगी, गलत आंसर पर -1/3 नेगेटिव रहेगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी होता है वो एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स वाला होता है। उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका ये। बाकी जो कट ऑफ्स है हम्म वो कभी भी इसकी डिफाइन नहीं हो पाती है, बिकॉज कट ऑफ हम्म डिपेंड करती है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ पेपर पे। वो कभी भी प्री डिफाइन नहीं होगी कि इतना कट ऑफ जाएगा। हम्म वो डिपेंड हम्म करता है, चेंज होता रहता है। तो वैसा होता है। फिर उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। जैसे एग्जाम क्रैक करना इजी है, अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का एग्जाम अच्छे से तैयारी किया है तो आप इसरो का एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। ऑल्दो ओके। 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस लगाना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ आसान क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें। जो भी आपको लग रहा है कि जिस क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट या उससे ज़्यादा लग रहा है, वो छोड़ दीजिए, नहीं तो एग्जाम हम्म क्लियर ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार हम्म। ऐसा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आसान होंगे वो आप देख भी नहीं पाएंगे। तो ओके। ये ध्यान सो रखना है ये कि आप प्रोसेस बता रहे हैं कि जब आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, है ना? हाँ, ऑफ और कैंपस। ओके ओके, अगर हम ऑफ कैंपस जैसे अप्लाई कर रहे हो तो लाइक कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? वेबसाइट से डायरेक्टली? हाँ मैम, इसरो की एक वेबसाइट है, इसरो करियर्स के नाम से। तो आप उस वेबसाइट पे, अभी जो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था वो जून 2023 में आया था। तो अब नेक्स्ट ओके। ईयर गेट के तुरंत बाद आ सकता है। तो आपको बार बार साइट देखना है। जैसे 1 महीने हम्म। का टाइम रहता है फॉर्म भरने का, तो आपको बार बार साइट पे जाके हर मंथ देखना है कि आया है फॉर्म, नहीं आया है। तो ओके। अगर मुझको भी पता लगेगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप अपने बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल लिंक शेयर कर बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल, लाइक ऑडियंस, लाइक स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, ही इज योर पर्सन, एवरीबॉडी। तो हमारे साथ लिंक शेयर हो जाएगा, जैसी कोई ओपनिंग्स होंगी वी विल इन्फॉर्म यू एवरीवन। तो उस तो फॉर्म को वही है कि आपको भरना है, और फिर आपको सेंटर्स मिलेंगे जो भी आपको उस पे जाके एग्जाम देना है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो आपने जैसे बताया, अभी आपने ऑफलाइन का पूरा प्रोसेस बताया हमें कि जी कैसे मैम। होता है कैसे नहीं होता है, राइट? सो अगर मान लो जैसे, अगर जैसे हमारा जैसे वो क्लियर हो गया एग्जाम,
जी वो मैम। क्लियर हो गया एग्जाम, तो उसके बाद हमारे कुछ लाइक राउंड्स हैं और भी वहां पर? हाँ मैम, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मैंने ओके। बताया, जो ऑन कैंपस होते हैं उसमें 3 या 4 लोगों का पैनल हम्म होता है। बट जो हम्म ऑफ कैंपस वाला एग्जाम के थ्रू जो लोग आते हैं उनका 10 to 12 पीपल का पैनल रहता है। तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उनका इंटरव्यू भी शायद 35 मिनट्स चलता है। और वही बीच में जैसे चेयरमैन बैठा रहता है तो वही स्टार्ट करता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये सब वो सब। तो उनका उनको मतलब हर सब्जेक्ट से और डेप्थ में पूछा जाता है। जैसे मतलब बेसिक्स तो इनका मेजर फोकस, चाहे कैंपस इंटरव्यू हो चाहे ऑफ कैंपस हो, मेजर फोकस आपके बेसिक्स पे रहेगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो ओके। आपको डरने की जरूरत नहीं है और वो लोग सपोर्ट करेंगे। हम्म तो हम्म आपको बेसिक्स अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है टाइम लिमिटेड है। तो इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। बट हाँ, ओके। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और आपको जैसे ये लोग एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे डिराइव कर देंगे तो वो बहुत फास्ट चलता है, तो आपको उस टाइम थोड़ा सा हम्म कॉन्फिडेंस रखना। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस इंटरव्यू हो, उसमें बस ये याद रखना है कि आपको जितना आता है आप उतना ही बताइए। अगर जो कोई कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उनको बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं। तो आप उन्हें मतलब फूल मत बनाइए। जो आता है आप बोल दीजिए, नहीं तो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्योंकि आपने थोड़ा हम्म सा भी ओवर स्मार्टनेस दिखाया तो आपका खराब हो जाएगा इंटरव्यू। लाइक हम्म दे अप्रिशिएट ऑनेस्टी। ओके ओके, अंडरस्टैंड। ओके ओके। फिर उसके सो बाद इंटरव्यू हाँ के हाँ। बाद 50% आपका अभी ये प्रोसीजर चेंज हुआ है। पहले तो ये था कि सिर्फ इंटरव्यू के ही मार्क्स काउंट होते थे फाइनल सिलेक्शन में। आपका जो रिटन टेस्ट होता था वो सिर्फ कट ऑफ राउंड होता था। अभी इन लोगों ने शायद चेंज किया है, तो 50-50 हो गया। 50% आपका रिटर्न देखा जाएगा और 50% इंटरव्यू मार्क्स। तो उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और फाइनल हम्म। सिलेक्शन के लिए शायद जो कॉल फॉर द इंटरव्यू होगा वो 1:10 होगा। जैसे मेरे कॉलेज में भी 1:10 हुआ था। तो आउट ऑफ 25 3 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। ओके। आउट ऑफ 25 यू सेड? आउट ऑफ Out of 25 for आउट the ऑफ 20? interview, 25 were called for the interview. 3 students got the selection in this. ओके ओके। सो लाइक जैसे आप सिलेक्ट हुए तो आपने रिज्यूमे भी शेयर किया होगा अपना, तो जी। उसके लिए आपने मतलब कुछ पर्टिकुलरली ऐसा कुछ उसके अंदर कुछ फ्रेम किया था कि आपको लगा कि उसकी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था कि आपके सिलेक्शन में, या मतलब कुछ? यस मैम, मेरा रेज्यूमे अच्छा था तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो हम्म। रेज्यूमे में मैंने जो हाईलाइट किए हुए थे, अपने मेजर प्रोजेक्ट्स हाईलाइट किए हुए थे, और मेरे कॉलेज के सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे। तो ओके। उसमें मुझे बहुत हेल्प मिला सारे प्रोजेक्ट्स स्कोर करे। फॉर एग्जांपल, एक था डिज़ाइन ऑफ वेरिएबल करंट एंड वोल्टेज पावर सप्लाई विद ऑल द प्रोटेक्शंस लाइक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस एंड ऑल। हम्म। सो वो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। और मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, उस ओके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से। सो दूसरा था डिज़ाइन ऑफ FM एंड AM रेडियो। तो वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था। फिर एक था वेस्ट सेग्रीगेटर यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम्स। तो मेरे तीनों ओके। प्रोजेक्ट्स उनको पसंद आए थे, तो उस पे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर जो मैंने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लिखे हुए थे उसमें जितने भी मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे जिनमें मैं गेट में कॉन्फिडेंट था, तो वो सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हुए थे। तो रिज्यूमे आप हम्म थोड़ा सा ऐसा अच्छा बनाइए, मतलब आप अपने हम्म मार्क्स और उसको ज़्यादा हाईलाइट ना करके अपने प्रोजेक्ट्स और अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा हाईलाइट करिए। लोग अपने मार्क्स ऊपर रखते हैं, मैंने ये चीज़ें ऊपर रखा था, मार्क्स थोड़ा नीचे रखा था। ठीक है। ओके। सो ठीक है। अगर जैसे आपने कहा कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे थोड़े से ऊपर रखे थे, एंड तो आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया था उसके लिए, जी। राइट? यस मैम। ठीक है, समझ गई। सो इसके अलावा जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, सो मान लो जैसे कोर कोर स्किल्स होते हैं, उनके अलावा सॉफ्ट स्किल्स कितना काम आया आपके? सॉफ्ट स्किल्स भी मैम काम आते हैं। जैसे हम्म अब मैं सोसाइटी वगैरह का पार्ट था, वो थोड़ा बहुत काम आता है। इसरो में उतना ज़्यादा काम नहीं आता, बट अगर आप प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे, सपोज कीजिए आप किसी मार्केटिंग कंपनी में जा रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ ये और ज़्यादा काम आएगा। जैसे आप में लीडरशिप क्वालिटी है, टीम बिल्डिंग क्वालिटी है, हम्म तो ये सब हम्म क्वालिटीज़ आपकी वहाँ पे और भी ज़्यादा देखी जाएंगी। इसरो में भी, क्योंकि इसरो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो टेक्निकली वो आप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट हाँ, अगर आप ओके। बेसिकली टेक्निकल कोर जॉब के अलावा और भी किसी भी जॉब में जा रहे हैं तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं।
ओके, ओके, ठीक है। सो जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, लाइक आईटी बेस्ड, लाइक अगर बोला जाए इसको, सो एंड इसरो है, तो जैसे इंटरव्यू प्रोसेस जो हमने पूरी की पूरी सुनी, तो एक आईटी सेक्टर से आईटी आईटी बेस्ड कंपनी से कैसे डिफरेंस है दोनों के इंटरव्यूज में? जी मैम, एक्चुअली आईटी कंपनीज का एक तो वो लोग एप्टीट्यूड उनका अच्छा रहता है, जैसे वो लोग एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस भी देते रहते हैं। तो आईटी कंपनीज का इंटरव्यू बहुत कभी कभी 1 घंटे 2 घंटे तक चला जाता है, डिपेंड ऑन द पर्सन। लाइक अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो वो 2 घंटे तक एक एक आदमी का इंटरव्यू लेते हैं, और फिर वो उससे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराते हैं, बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ये सब। इसरो हम्म। में क्योंकि जैसे टेक्निकल था और प्री डिफाइंड था कि उन्हें 9 के 9 सब्जेक्ट्स, मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी आईटी कंपनी में नहीं सुना है कि स्टॉप वॉच लेके बैठे हुए हैं वो लोग, या बोर्ड पे इंटरव्यू चल रहा है। ये हम्म। दो चीज़ें मैंने सिर्फ इसरो में ही देखा है, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। तो ओके। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। बाकी आईटी कंपनी में भी मतलब आपको सपोर्ट करता है इंटरव्यू में, बट इसरो में हमको उतना एक्सपेक्ट नहीं था कि उतना सपोर्ट मिलेगा। बट हाँ, फिर उन लोगों ने किया है, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ थे, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ओके, ओके, ठीक है। सो आपने काफी काफी अच्छे से पूरा का पूरा प्रोसेस हमें, लाइक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें बता दिया। सो जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ और आपको पता चला कि आप इसरो के लिए इसरो में सिलेक्ट हो गए हैं, सो आपकी मतलब वो फीलिंग कैसी थी? Like, मैम, वो कैसा बेस्ट था आपका मोमेंट, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। Like I literally cried like after seeing the list. I saw the list I think 2 3 times. वाओ! Then I confirmed okay selection आप हुआ है। विश्वास विश्वास नहीं हो हाँ, पा रहा था। एक्चुअली पहले तो हमको यही विश्वास नहीं हो रहा था कि इसरो आ गया और चला भी गया है, और फिर उसके बाद जब हम्म। लिस्ट में नाम देखा, क्योंकि ओके। मतलब मैं श्योर था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, बट जैसे कि जितने भी बाकी लोग थे उनका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, और कुछ लोग हो सकता है मेरे से टेक्निकली स्ट्रांग हो, कुछ लोगों की सीजीपीए हम्म। मेरे से बहुत ज़्यादा थी। तो एक डर हम्म। रहता है आपके मन में कि क्या होगा, क्योंकि 25 लोगों में से हमको पता था कि 2 3 ही लोग ये लोग सेलेक्ट करेंगे, सब लोग तो सेलेक्ट नहीं कर ओके। पाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे उनका क्या क्राइटेरिया था, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि हमारा भी इंटरव्यू अच्छा हुआ है। तो ऐसा था, तो फिर हम्म। मतलब मैंने फिर कंफर्म किया, फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, तो वो लोग भी थोड़ा भावुक हो गए कि फाइनली हो गया, हम्म। क्योंकि उनको तो शायद उनको ये भी नहीं पता था कि इसरो आया है, तो वो लोग तो और भी ज़्यादा खुश हो गए। अच्छा। और फिर ओके, आपने बताया नेक्स्ट, नहीं था किसी को कि आप इसरो के लिए हाँ, बैठ रहे हैं वहां वो पर? मैंने बताया नहीं था किसी को। तो फिर वो लोग और भी ज़्यादा हो गए थे कि फिर जब मैंने उनको बताया कि ये क्लास एक एजुकेटेड पोस्ट है, तो फिर तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हम्म। हो गए थे। तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है, और उससे भी अच्छी फीलिंग ये थी कि जैसे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज का, तो मतलब आपका एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए कॉलेज में जिसके साथ आपका मतलब सेम पेस हो, मतलब जैसे कि हम दोनों ही गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उससे क्या होता है कि हम्म। दोनों को हेल्प मिलता है, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं। और फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे उसको कोई बेसिक डाउट आया, मुझे कोई बेसिक डाउट आया, तो दोनों क्लियर करते हैं, और उस बेसिक डाउट से आपके और दो बेसिक डाउट्स आ जाते हैं कि ये हम्म। कैसे है, मतलब बहुत ही हम्म। बेसिक डाउट। तो उसका हेल्प हम दोनों को इंटरव्यू में मिला। एंड मतलब हम्म। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये था कि हम दोनों को ही सिलेक्शन हो गया, मतलब उन 3 में से 2 लोग हम थे, कि मैं और मेरा ओके। बेस्ट फ्रेंड। तो वो एक बहुत वेरी ही नाइस अच्छी यार। फीलिंग थी। हम्म। हम्म, मीन्स लाइक आपस में हेल्प करना चाहिए, लाइक हाँ, आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प ईच अदर। क्योंकि यस, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स नहीं बताना चाहते कि अरे इसको पता चल गया, इसको मेरा आइडिया मिल गया, तो ये मुझसे आगे निकल यस, जाएगा, यस, है ना? ये तो थोड़ा सा रहता है स्टूडेंट्स हम्म। में, बट एक्चुअली हम्म। अगर आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसको एक हेल्दी कंपटीशन की तरह से लीजिए। आप ये मत हम्म। सोचिए कि मतलब ऐसा है, मतलब जो मेरा फ्रेंड है वो तो मेरे लिए प्रे कर रहा था, उसका ये था कि मेरा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो मेरे लिए ज़्यादा प्रे कर रहा था। तो ऐसा मतलब आपका हम्म। एक दोस्त होना चाहिए कॉलेज में जिसके साथ आप टेक्निकली भी आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, और नॉन टेक्निकली भी हम्म। आप फायदा होगा उसका, मतलब एक ऐसा फ्रेंड आपका कॉलेज में होना चाहिए। So basically you both were cheering for each other. यस, कि राइट, ठीक है। सो जैसे आपने बताया कि एक फ्रेंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, यस राइट? मैम, तो उससे भी काफी हेल्प मिलती है। एंड उसके अलावा बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कॉलेज लाइफ में ना, बहुत सारी यस मैम। डिस्ट्रैक्शंस हैं। सो लाइक आपने उनको कैसे अवॉइड किया? मैम, सच बताएं तो मैंने बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया है। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन, मतलब अगर आप कॉलेज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर जॉब में तो कैसे ही होंगे, तो थोड़ा बहुत चलता है। बट आपको गोल क्लियर होना चाहिए, जैसे मेरे 2 गोल्स क्लियर थे। फर्स्ट तो यही था कि मुझे कोर में अच्छा जॉब लेना है, मतलब क्योंकि अब ओके। मैं घर वालों से, मतलब मैं उनसे अलग फील्ड में आया हूँ,
मेरे पूरे सारे लोग बिजनेस में हैं, तो मुझको ये था कि अगर मैं अलग फील्ड में आया हूँ तो मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। तो हम्म वो एक माइंड में रहता था। दूसरा ये भी रहता था कि कंट्री के लिए कुछ करना है। तो अगर आपका ये वाला मोटिवेशन है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो चलता है। बट हाँ, इतना भी नहीं है हम्म कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पूरा टाइम मोबाइल चला रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं। मैं भी वेब सीरीज देखता था, बट बैलेंस करके दोनों चीज़ों को। मीन्स आप दोनों काम कर रहे थे, बट जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा था आपने उसको वहीं पे रखा था, जी एंड मैम। बाकी सारी चीजें साथ साथ थी कहीं ना कहीं, है ना? यस ठीक मैम। है। सो यू आर अ साइंटिस्ट, एंड अब साइंटिस्ट सुन के, मतलब इफ आई एम अ स्टूडेंट, मेरे दिमाग में ये आएगा कि वाओ यार, ही इज अ साइंटिस्ट, बट ये करते क्या है? तो जैसे कि जो मेरी पोस्ट है उसका पूरा नाम है साइंटिस्ट इंजीनियर। तो एज अ साइंटिस्ट यू हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, एंड एज एन इंजीनियर यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो। क्योंकि आपके लॉन्चेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सो साइंटिस्ट मतलब एज अ साइंटिस्ट वी हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, एंड एज एन इंजीनियर वी हैव टू डू द प्रोडक्शन वर्क ऑल्सो, अदरवाइज लॉन्च नहीं हो पाएंगे। ओके तो लॉन्चेस भी करने हैं साथ में, और आपको फ्यूचर ओके। टेक्नोलॉजीज का भी सोचना है कि आपको आगे क्या करना है। तो दोनों काम रहते हैं। हम्म। थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हो क्या, लाइक कि थोड़ा सा डिटेल में? ठीक है मैम, तो आपको हाँ मैं मतलब अपने ऐसे नहीं कि आप, हाँ मतलब ऐसे नहीं कि आप जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं आपको वो बताने की जरूरत नहीं है, बट जी लाइक मैम। थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर सकते हो अपनी ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा एज अ साइंटिस्ट। यस। चलिए मैं आपको इसरो जर्नी का स्टार्ट कर देता हूँ। तो बिल्कुल। इसरो जर्नी में ऐसा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में, और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सितंबर 2020 में। तो इसरो में क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, जाते ही आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है कि आपको इस ओके। प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो जैसे ही मुझको पता लगा कि मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगा, बिकॉज मुझको सीधा काम दिया गया था VHDL कोडिंग का। VHDL एक हार्डवेयर कोडिंग है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर कोडिंग होता है C++ वगैरह। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के लिए दो लैंग्वेजेस होती हैं, VHDL और वेरिलॉग। और ओके। कॉलेज में बहुत बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता। तो फिर जैसे ही सीधा प्रोजेक्ट असाइन हुआ, तो एकदम से लगता है ना आपको कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, वो भी मेजर प्रोजेक्ट की। यस। मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता सकता हूँ, बट बहुत ही मेजर कोई बात प्रोजेक्ट का सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया था। नहीं। ओके। तो फिर थोड़ा सा डर लगता है। फिर मैंने फटाफट जो एक फेमस साइट है NPTEL गवर्नमेंट साइट, नेपटेल के हमने वीडियोस लगाए VHDL के, और फिर थोड़ा सा ओके। उससे समझा। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रोजेक्ट पे काम करना। और जैसे बीच बीच में काफ़ी डाउट्स भी आते थे, बिकॉज जो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज है, जैसे कॉलेज में मुझको लगता था कि थियोरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग है तो अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पे आके पता लगा कि आपका थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही मतलब कॉलेज तक ही था, यहाँ पे सब प्रैक्टिकल है। तो ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद मैं कई जगह पर जैसे स्टार्टिंग में अटकता भी था, बट यहाँ पे सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब वो लोग इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं जितना वो कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो उस बेसिस पे वही मैं आगे बढ़ता रहा और VHDL कोडिंग करता रहा। तो मुझको फिर एक और प्रोजेक्ट असाइन हो गया। तो दोनों प्रोजेक्ट्स पे पैरेलली VHDL कोड लिखता रहा, जैसे जो पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए VHDL कोडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अभी चंद्रयान 3 था, तो उसको जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो पूरा आपका VHDL कोडिंग से कंट्रोल हो रहा था। जो पैकेज था कि कितना थ्रस्ट जनरेट करना है, उस थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए कितना फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर जाएगा, तो वो सब उससे कंट्रोल होता है। So it means you have contributed in that, right? यस मैम। Wow, yeah. Yeah, please continue. I just want to hear you. तो जैसे एक VHDL का मुझको काम मिला है। फिर जैसे मैं ट्रिवेंड्रम में था, फिर मैं 2 साल बाद यहाँ पे बैंगलोर ट्रांसफ़र लेके आ गया। तो यहाँ पे मुझको जो काम अलॉट किया किया गया है वो सेंसर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट का किया गया है। तो अब हम Okay. फ्यूचर जो सेंसर्स है टेक्नोलॉजी उस पर काम कर रहे हैं, और जितने भी मेजर मिशंस हैं सबके लिए जो सेंसर्स जाते हैं वो हमारी टीम ही Mhm. डिलीवर करती है। तो बेसिकली Great. उस टाइम मैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, अब ऐसा है कि हर प्रोजेक्ट में हमारे सेंसर्स यूज हो रहे हैं। तो Okay, okay. फील्ड चेंज हो गया, बट हाँ ठीक है। हम्म। ओके ओके, समझ गए। लाइक काफी इंटरेस्टिंग है यार, लाइक सुनने पे पता चल रहा है कि कितना सारा काम होता है, एंड किन किन डिपार्टमेंट्स में काम किया जाता है। जी सो मैम। इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो एक्चुअली लाइक बेसिकली आप थ्री, अभी, इसके 2 पार्ट्स हाँ। होते हैं, एक होता है लॉन्च व्हीकल टीम होता है, एक होता है सैटेलाइट टीम।
तो बेसिकली दो में डिवाइड होते हैं। तो सैटेलाइट टीम में मोस्टली 90% जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स रहेंगे, लॉन्च व्हीकल टीम में 90% मैकेनिकल इंजीनियर्स रहेंगे, और कंप्यूटर साइंस ओके दोनों में रहते हैं। तो ओके ये बेसिकली ऐसे मिक्स होता है, और आपको फिर उस फील्ड के हिसाब से इन दो एरियाज में डिवाइड करने के बाद आपको एक सब सिस्टम में भेज दिया जाता है। तो अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें आपको अलॉट किया जाता है। ओके 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 ठीक है। सो अब लाइक जैसे आपने बताया कि कैसे कैसे काम होता है, सो आपका दिन कैसा होता है? लाइक प्रेशर होता है काफी आपके दिन में कि भाई बहुत सारी चीजें लाइंड अप हैं एंड रश यस होता है, या मतलब काफी कैसा जाता है आपका दिन? मैम, इट डिपेंड्स ऑन द टीम ऑल्सो, एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन ऑल्सो। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट हम्म का टाइमलाइन है, वो डेडलाइन करना है, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर होता है। बट एट द हम्म एंड वी यूज टू फील सेटिस्फेक्शन, ओके हमने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया अपना पर्सनल लाइफ, बट वी आर डूइंग समथिंग टेक्निकल एंड वी आर डूइंग इट फॉर द कंट्री। तो जब वो हम्म सेटिस्फेक्शन होता है तो आपको उतना बर्डन फील नहीं होता है। मतलब मुझको उतना हम्म प्रेशराइज फील नहीं हुआ है कभी। तो मुझको हम्म मज़ा आता है काम करने में, और अभी तक तो सब सही चल रहा है। तो मतलब ये ठीक एक है। सेटिस आपका जॉब में लास्ट में यही मैटर करता है कि आप सेटिस्फाई हैं या सेटिस्फाई। नहीं अपनी जॉब से। तो अगर आप खुश है सेटिस्फाई कि हैं नहीं? तो वही खुश हैं तो आपका सब सही है। थोड़ा बहुत हम्म। प्रेशर भी होगा, बट वो भी आपका मतलब हमको पता भी नहीं लगता। जैसे कभी कभी रात को 11 बज जाए, मैं जैसे मुझको सेलेक्ट किया गया था चंद्रयान 3 की मॉनिटरिंग के लिए, तो पूरी पूरी रात ओके। हमको 12 12 घंटे की शिफ्ट लगती थी। बट आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, जैसे पूरा आप हम्म इंटरेस्ट। मैं फिर क्या करता था, जैसे मैं अपने सब सिस्टम का तो जानता ही था, फिर मैं जो बाकी सब सिस्टम्स थे, अब रात को बैठे बैठे बीच बीच में जैसे मुझे डेटा भी देखना है, तो बीच बीच में बाकी सब सिस्टम्स की नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देता था। तो उसमें मज़ा भी आता है आपको कि आपको सब सिस्टम्स की हम्म नॉलेज हो रही है, आप लोगों से सीख रहे हैं। हम्म सीखने में हम्म। कभी शर्माना नहीं चाहिए, आपको जहाँ नहीं से नहीं, सीखने सही को बात। मिल जाए आप सीख लीजिए। एंड मॉनिटरिंग इन द सेंस, मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग इन द सेंस मैम, जैसे हमारा ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, और लैंड हुआ था 23 अगस्त को। तो बीच में जो फोर्टी ओके टू डेज थे ना, रेगुलर आपके सारे मॉड्यूल्स जैसे लैंडर मॉड्यूल, ऑर्बिटर मॉड्यूल, सैटेलाइट्स, जितना भी आपके सब सिस्टम्स हैं, सबका मॉनिटरिंग रेगुलरली होता है। अगर मान लीजिए किसी में कोई डिफेक्ट आ गया तो आपको वो तुरंत सही करना है। तो उसका 24 घंटे रेगुलरली चलता है। तो 12 12 घंटे की शिफ्ट्स लगाई जाती हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन लोग किस मॉड्यूल की मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे मैंने उन पे काम किया हुआ था, तो मुझे उन मॉड्यूल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए भेजा गया था। ओके 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 डेटा आता ठीक रहता है है ना, ठीक। हमें टेलीमेट्री के थ्रू हम्म। आपके स्पेसक्राफ्ट से डेटा आता रहता है, तो आपको मॉनिटर करना होता है कि वो सही है या नहीं है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन है। हम्म। तो जी, आपका वो पूरा शिफ्ट होता है पूरा 12 12 घंटे का? पूरा 12 12 घंटे का शिफ्ट रहता है। ग्रेट ग्रेट नाइस यार, like, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है सुनने में भी कि कैसे कैसे काम होता है। सो क्या आपको लाइक वर्क फ्रॉम होम का बीच में लाइक ऑप्शन मिला है? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है या आपको लाइक मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे जाना पड़ता है ऑफिस? मैम, इसरो में वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द हम्म। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी जी रीजंस। जी। तो जैसे कि हम्म। हम लोग को कोविड में भी ऑफिस जाते थे, मतलब कोविड में मेरे सारे दोस्त ओके घर पे थे और मैं अकेला ऑफिस जाता था। तो ओके। इसरो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वर्क फ्रॉम होम का, और सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जैसे आप ऑफिस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स और आपका लैपटॉप, वो सब आपको बाहर लॉकर में सबमिट करना होता है। और अगर आप ले भी गए ओके। तो आप कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जैसे सारे जो पीसीज हैं उसमें आप पेन ड्राइव एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो उतना सिक्योरिटी रहता है, फिर आपका इंटरनेट ही नहीं चलेगा ऑफिस के अंदर, तो सिक्योरिटी रहता है। तो वर्क फ्रॉम होम इसलिए पॉसिबल नहीं है। जैसे आज भी मैं सुबह ऑफिस गया था, तो वो सिर्फ मुझको मेल सेंड करना था। अब वर्क ओके। प्राइवेट कंपनी वाले तो घर पे बैठे बैठे कर देते हैं, हमको हाँ अगर हाँ एक हाँ। मेल दूसरे सेंटर को मेल करना है तो हमको ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा, तो आप सिर्फ मेल सेंड करने के लिए ऑफिस गए थे जब हमारी जी बात हुई मैम, थी? इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं ओके एक 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 घंटे में वापस आके आपसे बात करता हूँ। ओके ओके ओके। हम्म। सो मीन्स पास में ही होगा एक आपका हाँ, ऑर्गेनाइजेशन? मतलब मेरे घर से अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर दूर है। ओके। सो लाइक यू सेड कि वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, सो लाइक मंडे टू फ्राइडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे होता है सैटरडे? मैम वैसे ऑफिशियली मंडे टू फ्राइडे होता है, बट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होता है। मतलब एक्चुअली वी आर, हमें पहले दिन ही एक फॉर्म साइन करा लिया जाता है कि आपको 24/7 अवेलेबल रहना है। तो जब भी प्रोजेक्ट का ओके रिक्वायरमेंट आए, जैसे अगर आज रात को भी आया तो मुझको जाना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर अच्छा सकता हूँ, बिकॉज जो हमारी पोस्ट, हमें गेजेटेड पोस्ट दी जाती है, ये यही कह के दी हम्म। जाती है कि आपको 7 दिन काम करना और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा।
ओके, अच्छा है, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं है। कोई एक्स्ट्रा पे नहीं होता है, बिकॉज वो यही कहते हैं कि आप 24/7 के लिए गेजेटेड ऑफिसर हैं, आपको हमने सिर्फ 8 हम्म से 5 या 9 से 6 के लिए रिक्रूट नहीं किया। तो ये रहता है। ओके, और समझी हमको समझी। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे जैसे कई बार सैटरडे संडे को भी जाना पड़ता है, सैटरडे पूरी पूरी रात हो जाता है वहीं रहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट हम्म। रिक्वायरमेंट, बट अगर आपको मतलब जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती बुलाएंगे, तो मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। ओके, सो कभी आपको लाइक फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई इस चीज को लेके कि अरे मुझे आज भी संडे को भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज़ यू लव्ड योर वर्क? कभी कभी होता भी है मैम, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ परफेक्ट चलता है हर जगह, बट कभी कभी हाँ होता है। बट हाँ। एट द एंड जब आप देखते हैं कि वो चीज़ सक्सेस हो रही है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, फिर वो चीज़ चली जाती है कि नहीं यार, कंट्री के लिए हम कुछ कर रहे हैं और कंट्री के लिए इतना हम्म। सेक्रीफाइस तो बनता है। तो फिर वो हम्म। नल एंड वॉइड हो जाता है फ्रस्ट्रेशन। समझ गई, ठीक है। सो इसी के साथ ही लाइक आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। लाइक जो भी मुझे पूछना था मैंने पूछा। ए वन वन मोर क्वेश्चन, लाइक वन लास्ट क्वेश्चन आई यस। वांट टू आस्क। लाइक अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट योर पोस्ट, जैसे आपने लिखा हुआ था साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, तो दे वर वेरी क्यूरियस अबाउट एससी। सो थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं क्या? एक्चुअली हाँ, यस मैम, यस श्योर मैम। सो एक्चुअली जो ये साइंटिस्ट इंजीनियर वाली पोस्ट होती है, ये आपका जो लेवल 10 होता है गवर्नमेंट का, हम्म लेवल 10 ऑफ हम्म। गवर्नमेंट, जो हमारा ये साइंटिस्ट इंजीनियर एससी वाला पोस्ट है, ये इक्विवेलेंट होता है आईएएस ऑफिसर का जो स्टार्टिंग पोस्ट होता है। मतलब कोई भी फ्रेश ओके। रिक्रूट अगर ज्वाइन कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट सर्विस ऑन दिस लेवल, तो उसका लेवल 10 से यस। स्टार्टिंग होता है। अगर आप मतलब इंजीनियर है, अच्छा। अगर आप टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट है तो आपका लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 से स्टार्ट होता है। बट अगर आप साइंटिस्ट हम्म। इंजीनियर पे ज्वाइन करते हैं तो ये जो एससी है ये बेसिकली इनिशियल ग्रेड होता है। जैसे नेक्स्ट ओके ईयर मैं लेवल 11 पे जाऊंगा तो मेरा ग्रेड चेंज हो जाएगा एस डी। तो ये ओके। एस डी, एस ई, एस एफ, एस जी, फिर जी, और फिर आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, हम्म। डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। तो ये उस टाइम तक वहां तक जाएगा। तो जैसे हमारे चेयरमैन जो हैं वो अभी लेवल 17 पे हैं। तो ओके। हाईएस्ट लेवल जो गवर्नमेंट में होता है वो लेवल 17 होता है, और जो साइंटिस्ट लोगों के लिए बेसिक लेवल होता है वो लेवल 10 होता है। तो ये प्रमोशन के साथ साथ ये बेसिकली एक अल्फाबेट है और कुछ नहीं है। जो एस सी है ओके। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, एक अल्फाबेट डिफाइन किया गया है, एस सी एस डी एल सी। ओके ओके ओके। सो आपने काफी ढंग से अच्छे से समझा दिया है इसके बारे में भी। सो आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। लाइक मुझे मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं है अब। एंड आई जस्ट वांट टू से कांग्रेचुलेशंस फॉर चंद्रयान 3। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मैं आपको विश नहीं कर पाई थी, तब हमारी बात नहीं हुई थी, तो अभी अभी कर रही हूँ विश। एंड अब हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, सो क्यू एंड ए सेक्शन में काफी क्वेश्चंस हैं, सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड आप उसका बताना। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आपने बीच में मेंशन किया था कि मैं वेब सीरीज भी देखता था, या अभी भी देखते हो, तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो आज आप, आजकल आप? अभी मैंने कल ही मैंने एस्पिरेंट्स 2 खत्म किया है, मुझे सीरीज अच्छा लग रहा है। ओके, नाइस हाँ। नाइस। Okay, so next question है, sir, did you contributed in Chandrayaan 3 and how? इसका अभी हम आंसर कर चुके हैं वैसे तो। हाँ, हम्म फिर भी मैं बोल देता हूँ, यस डेफिनेटली, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ द प्रोपल्शन सिस्टम बेसिकली। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं सॉरी पहले ही बोल देता हूँ। बट जैसे कि मैंने बताया कि एक तो हर मिशन में हमारे सेंसर जाते हैं, जितना भी आपका प्रेशर मेजरमेंट होता है तो उसमें हमने कंट्रोल किया। बाकी जो सॉफ्ट लैंडिंग कंट्रोल करने वाला पैकेज था उस पे मैंने VHDL कोड लिखा है। ओके 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 ओके। सो आई गेस उनको आंसर मिल गया होगा हमारे स्टूडेंट्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yeah, so question है, little weird question, but have you ever thought of going out in space someday to see things beyond Earth? Actually, we are given the target by the Honorable Prime Minister that we have to land on moon by 2040। लाइक हम एक आदमी को भेजेंगे जो कि लैंड कर पाए। Okay, अभी हम लोगों का गगनयान मिशन स्टार्ट हो चुका है। yes yes। गगनयान का आप लोगों को पता होगा कि टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट 1 ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो अभी और गगनयान मिशन आएंगे, तो जो मेन गगनयान मिशन है वो हमारा टारगेट है कि 2027 तक हम अपना ही स्पेस क्राफ्ट से अपने ही इंडियन लोगों को, अभी 3 एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट भी किया जा चुका है इसके लिए, तो वो लोग स्पेस का चक्कर लगा के आएंगे हमारे व्हीकल में बैठ के। तो Okay। हमारा टारगेट है कि हमको 2040 तक लैंड कराना है सेफली आदमी को और वापस लाना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही जा पाऊंगा, हो सकता है फ्यूचर में हम लोग, जैसे अभी हम लोग दिल्ली टू बैंगलोर जाते हैं, इस तरह से हम लोग फ्लाइट की तरह सब लोग चांद पे जाएं।
तो ये पॉसिबल वाओ है। वाओ, हम्म, नाइस यार। तो हमें जरूर बताना जब आप जा रहे हो, हम सब विश करेंगे हम्म, आपको। ओके। बिल्कुल। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की साइड से कि व्हाट इज योर टेक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस? पीपल दीज डेज ऑफन डिस्कस अबाउट इट अलोट। Yes, ma'am. I will say one thing that work-life balance is matters a lot because प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। उस मामले में इसरो बहुत अच्छा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा सिर्फ जब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है तभी आपको रहना है, बट वो भी टाइम आप एंजॉय करते हैं वहाँ पे रह के, क्योंकि आप लोग सीख रहे होते हैं और हमको इतना इंडिपेंडेंस दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आज मैं कोई नई फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करता हूँ, तो अगर मैं कल को जाके अपने ऑफिस में कहूँगा कि मुझे इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो अगर मैं प्रेजेंटेशन दूं उस पे और वो सक्सेस हो जाए, तो वहाँ से मुझे फंड मिल जाएगा और मैं इंडिपेंडेंटली उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में इतने इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है कि आपको अपनी मर्जी का काम करने दिया जा रहा है। जनरली वाओ। प्राइवेट कंपनीज में होता है डेडलाइन है, आपको सिर्फ वही काम करना है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड्स अलॉट होते हैं और हम कर सकते हैं जो कि मतलब आपको अच्छा लगता है। और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। जैसे मोस्टली जैसे मैं घर पे आ जाता हूँ 6 साढ़े 6 बजे तक, अगर ओके। अपना काम मेरा काम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद हम लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि हमारा वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता है मेरे पास ऑफिस से अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई कॉल नहीं आने वाला है, और मुझे हाँ, ऑफिस वाले बोलेंगे नहीं कि तुम घर से बैठ के ये काम कर दो, तो वर्क ऑपरेट लाइफ करो। बैलेंस। हाँ, तो 6 बजे के बाद मतलब इट्स माई टाइम। तो ओके। मुझे कोई ऑफिस का कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैं ऑफिस से निकला हूँ तो सारा टेंशन वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ। तो वर्क लाइफ ग्रेट। बैलेंस अच्छा रहता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ मतलब एक्टिविटीज वगैरह भी होती है इसरो ऑफिस में, या हाँ कुछ मैम, गेम्स पोर्शन गेम्स भी वगैरह होता है? होते रहे, स्पोर्ट्स कल्चर भी है, जैसे इंटर सेंटर सब कुछ है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते रहते हैं, कल्चरल फंक्शन बहुत सारे होते हैं। तो ये सब रहता है, इंडोर भी रहता है, आउटडोर स्पोर्ट्स का भी रहता है, तो वो वाला कल्चर भी अच्छा है इसरो का। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इज इट पॉसिबल टू विजिट इसरो ऑफिस एज अ पब्लिक? विजिट It कर is सकते very हैं क्या सब? it is very difficult. Like I am also trying for my parents, but I am not allowed to take my parents inside. Like मुझे भी ओके। काफी मेरे जूनियर्स ने कहा कि भैया एक बार इसरो घुमा दो, जैसे बाकी प्राइवेट हाँ, कंपनी में आपको ले हम भी जाने देते कहेंगे, हैं। हमें भी घुमा दो एक बार। हाँ, तो सब लोग आते हैं बैंगलोर और यही सबसे पहला रिक्वेस्ट होता है कि हाँ भैया हाँ। हमको इसरो घुमा दो। बट ये सो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अपने डिपेंडेंट्स मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं मैं उनको भी इसरो के अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियली और कॉन्फिडेंशियल। सिक्योरिटी रहता है यहाँ पे। ये ऑर्गेनाइजेशन हम्म बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इस वजह हम्म से ही हम किसी को अंदर नहीं ले जा सकते। आप हम्म। अगर अंदर आना चाहें तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पास। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वेंडर बन जाइए। जैसा कोई सामान सप्लाई करने वाले हैं तो उसमें भी आपका स्पेशल आईडी कार्ड वगैरह बनता है, उसमें भी बहुत प्रोसेस है, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस बहुत रहता है। तो उसका बहुत भी मुश्किल है। ठीक है। सो व्हेन वी वर इन बैंगलोर, मैंने आपको बताया था हम भी बैंगलोर में थे एक जी टाइम मैम। पे। एंड हम जल्दी आ गए, अगर हमें तब पता होता तो हमसे बिल्कुल मिलते आपसे। तो जी रास्ते मैम। में मतलब जब आ रहे थे ऑन द वे आई हैव सीन इसरो, लाइक हम्म, इसरो। तो तब मेरे दिमाग में होता कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, अंदर घुसने भी देंगे कि नहीं घुसने देंगे, अगर जाना भी हो तो मुझे आंसर मिल गया आपसे। तो कभी जी मैम। ऐसा कुछ हो तो आप बताइएगा कि हम बिल्कुल विजिट करना चाहेंगे इसरो, देखना चाहेंगे कि कैसा लगता है जाके अंदर। सो जी मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज बैंगलोर ट्रीटिंग यू? Bangalore is good. The only issue here is traffic. Like all other things are good. ओके, इन टर्म्स ऑफ So वेदर इज आल्सो गुड? weather is good here. People are good here. Like these people are accepting everyone from the India. Like you will get people from all the parts of India. So this culture is very good. ओके। सो ठीक है, समझ गई मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू वर्क अंडर सम साइंटिस्ट एज एन असिस्टेंट और सपोर्ट? No, ma'am. It is like very difficult. Only if you are selected as an apprentice, that is for 1 year, and that is not permanent job. Like it is on the contract basis. Like you will come for 1 year and you will go. अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए तो फिर आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा। अगर आपको हाँ टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब पे आना है तो उसके लिए भी एक एग्जाम होता है। तो उसका भी रिक्रूटमेंट वही आपका पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, उस पे आपका पोस्ट आएगा। तो थोड़ा ओके सा डिफरेंस रहता है। जैसे जो बीटेक वाला रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, जो टेक्निकल असिस्टेंट का रहता है वो थोड़ा इजी और उसका क्राइटेरियाज अलग है। तो आप उसके थ्रू आ सकते हैं अगर आपको परमानेंट जॉब एज अ टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए। और अगर आपको एज अ साइंटिस्ट चाहिए तो आपको उसका एग्जाम देना है।
ओके, ओके। सो आई गेस स्टूडेंट को अपना लाइक क्लियर हो गया होगा आंसर जी। आपके उससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इसरो, एनी एडवाइस फॉर मी? कुछ एडवाइस अगर आप बस देना चाहें तो। बस यही है कि आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सारे लगा लीजिएगा, और हम्म। जितने भी गेट के, ईएससी के और इसरो के, तीनों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लीजिए। एंड सेकेंड एडवाइस यही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम्स के टाइम का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 120 मिनट्स में कोई भी इंसान 95 क्वेश्चंस कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। तो यही दो एडवाइस हैं, उसके बाद ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मतलब एग्जाम तो क्लियर हो जाता है, एग्जाम इजी होता है। मैं सच बताऊं तो इसरो का एग्जाम गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज से इजी आता है, बस उनका इंटरव्यू ओके। डिफिकल्ट होता है। और वही आपने जो कहा वो स्पीड और एक्यूरेसी का हमें ध्यान हाँ रखना पड़ेगा, राइट? जी हम्म। मैम। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एआई हमें टेक ओवर कर सकता है लाइक मोस्ट ऑफ द जॉब्स को? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके? एआई पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर पाएगा, बट हाँ, टू सम एक्सटेंट इट विल। ओके, ओके। तो आपको मतलब कौन कौन से सेक्टर्स लगते हैं कि कोई टेक ओवर हो सकते हैं पहले, या कौन से सेक्टर्स है जो नहीं हो सकते? मैम जैसे कि स्पेस सेक्टर पूरी तरह से कभी नहीं हो सकता है, स्पेस सेक्टर भी कुछ हद तक टेक ओवर हो जाएगा। हम्म। बाकी मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स माइट भी, बट फुल्ली हम एआई पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और बिल्कुल, उससे डरने बिल्कुल। की जरूरत नहीं है, अगर चेंज आता भी है तो मतलब फिर उसको मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए। तो आप अभी से अपना हम्म। एआई पे काम करना भी स्टार्ट कर दीजिए। मतलब वो हम्म। आप अपना स्किल एक और डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अभी हायरिंग्स वगैरह जैसे ब्लॉक हैं अभी, एक साल से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अभी बच्चों को प्लेसमेंट्स वगैरह में भी दिक्कत आ रहा है, कंपनीज नहीं आ रही है कॉलेज में। तो ये यस, थोड़े यस। इश्यूज हैं। तो हम्म। उसको या आप सो स्टूडेंट्स आर वेरी मच स्केयर्ड कि भाई एआई ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेगा और हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी या जॉब्स नहीं आ रही हैं। सो आई गेस वहीं से ये क्वेश्चन आ रहा है। जॉब्स ना आने का रीज़न मैम एआई नहीं है, अभी एक्चुअली हम्म। यूएस से मार्केट डाउन है, उस वजह से ऐसा हो रहा है, बट हम्म। ये एक टाइम बाद सही हो जाएगा। हम्म। ओके, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक और, हाउ मच इसरो इज यूजिंग एआई? इसरो लाइक मिनिमल। Actually, I told you now we are not allowed to use internet inside the office. So यस, यस। only So like nobody can use chat gpt there? nobody can use nothing. Like we cannot use ओके, internet as अगर हमको कुछ सोचना भी है, हम गूगल भी यूज नहीं कर पाते। सो कुछ ओके। भी यूज नहीं हो पाता है। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आपको फिर वापस घर आके पढ़ना है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर आपको लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी में भी मैक्सिमम चीज़ें ब्लॉक रहती हैं, वहाँ पे भी आप नहीं चला सकते। तो हम लोगों के यहाँ पे एआई आना थोड़ा टाइम लगेगा। Interesting, interesting. Okay, okay. So great. We are done with the questions, I guess. थैंक यू मैम। Uh, it was a very, very interesting conversation. Like I don't want to end it, don't want to end it, but काफी मजा आया. So in the end, आप students को क्या advice देना चाहेंगे? Like college अभी मतलब students जो हैं कुछ time तक placements के लिए बैठेंगे. So one जी piece मैम, of advice you want to give each and everybody who is listening us, like in the audience. मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि जितना आप कॉलेज में सीख सकते हैं ना, उतना सीखना बाद में बहुत मुश्किल है। जैसे अगर मैं 3 साल पहले देखता हूँ तो मुझे हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, बट आज मुझे सिर्फ अपने एरिया की डेप्थ नॉलेज है। तो उस टाइम आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो उस गोल्डन टाइम को पूरा यूटिलाइज कीजिए। बैलेंस बना के रखिए, आप मस्ती भी करिए, वेब सीरीज भी देखिए, जो आपको करना करिए, बट इस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपकी पूरा फ्यूचर में डिफरेंस ला सकता है। और कभी भी आपको ये लगे ना कि आप डिमोटिवेट हो, तो बस एक बात याद रखिएगा कि आदमी कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। Hmm. सो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और जो होता है अच्छे के लिए होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। Okay. Thank you so much, Ujjwal. थैंक यू। So, like you are wearing ISRO t-shirt, I can see. So I am This also t-shirt wearing I Cypher got School. during that Chandrayaan 3 monitoring time only. Okay, okay. I Yeah. also have Cypher Schools one. Yeah. Great, great. So, like it was a interesting conversation. बहुत मजा आया, very जी। interesting and बहुत मैम मतलब बहुत ही अच्छा सेशन एक था. लास्ट पॉइंट और मैं Yeah. बताना भूल गया एक्चुअली। हाँ, हाँ, मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा था, तो वो भी इसरो में ही हाँ, है, हाँ. और वो भी बैंगलोर में ही पोस्टेड है, और अभी वो मेरा फ्लैटमेट भी है। तो Okay, okay.
अभी वो बात कर रहा है घर पे, नहीं तो मैं उसको बुला के आपसे मिलवा देता। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी टेक्निकल डाउट्स हैं तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप डन, उससे पूछ डन, सकते डन। हैं, क्योंकि उसकी हम्म। टेक्निकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि वो मेरा गुरु है, तो मेरे से भी अच्छा है। आज मैं यहाँ पे ओके। हूँ तो मतलब उसका भी कंट्रीब्यूशन है, ही क्योंकि इज योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, सॉरी, फ्रॉम from कॉलेज? from first year, like from first year he was ओके। my hostel mate and he was my best friend, like first day से ही वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अभी तक हम लोग साथ में ही। नाइस। बस जब मैं त्रिवेंद्रम में पोस्टेड था तो हम लोग दूर थे, उसके बाद फिर से हम लोग एक ग्रेट, साथ अब आप फ्लैट दोनों में साथ रहते हो। साथ रहते हैं। ग्रेट यार, ग्रेट। सो ओके, बट आपका मैंने काफी टाइम ले लिया है, लाइक आपने कहा था कि जी, 1 घंटा, बट काफी टाइम कोई ले बात लिया नहीं। है। सो थैंक यू सो मच उज्जवल फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग विद अस सो लॉन्ग, एंड थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू उज्जवल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय, टेक केयर। बाय। In the end, I just want to say thank you so much. Thank you so much for joining, and I hope so इस सेशन ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की।